तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न जो हम लोग पढ़ेंगे ये लगभग 8 नंबर का होगा। 8 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसमें जो मैं बता रहा हूँ आज क्वेश्चन बताएंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में कोई ना क्वेश्चन तो आपको 100% है कि चांस है कि आने का बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इसको ज़रा देख लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। और आज का क्लास भी ना थोड़ा हट के होगा, ठीक है, कोई अच्छा नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इसमें डिटेल देना चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, कि जो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ही समझिए आप। तो इसको देख लीजिए पहले, सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा मोटा मोटी बताता हूँ आपको। देखिए, ईंट मणि तथा अस्थियाँ जो है ना, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता का चित्र है, ठीक है, बहुत पुराना चित्र है। और हड़प्पा सभ्यता 1900 से मतलब कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। और हड़प्पा आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अभी पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और सिंधु नदी में फैली हुई सिंधु नदी में जो फैली हुई है यह जो हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मतलब सिंधु घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसे नदी में फैली हुई है ना, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, और ये सब चित्र देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध केंद्र, यानी कि प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो एक हो जाएगा हड़प्पा और दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और सभ्यता की खोज, मतलब जब स्टार्टिंग जो खोज किया था 1921 से 1922 दयाराम साहनी बनर्जी ने क्या, दोनों मिलके किए थे। और खुदाई से जानकारी बहुत सारा मिला। खुदाई से जानकारी जैसे कि इमारत, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, और औजार, आभूषण मतलब सोना चांदी, और मूर्तियाँ यानी कि जो खोपड़ी वगैरह मूर्ति सब वो सब मिला था। और ये रहा दयाराम साहनी का फ़ोटो, और ये रहा रखलदास बनर्जी का फ़ोटो, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा मैं बताता हूँ। और ये जो है चित्र जो आपको दिख रहा है, ये है लोथल का चित्र। कहाँ का है चित्र? लोथल का, ठीक है। बहुत अजीब लग रहा है ना देखने में, मज़ा आ रहा है देखने में। तो ये रहा लोथल का चित्र, और ये रहा कालीबंगा, ठीक है। ये भी कालीबंगा का चित्र आप देख लिए, इसको चीज़ें को पहचानिए। उसके बाद थोड़ी सी इसमें चीज़ें देखना पड़ेगा आपको, ये कि मोहनजोदड़ो मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और बसा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। कौन? पशुपति, ठीक है, जो पशु जो थे। और महादेव सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है कि मृत्यु का टीला। क्या अर्थ होता है? मृत्यु का टीला। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा भी जाता है, यानी कि इसको ना सिंध का बाग भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। और दूसरा बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सा युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है कालीबंगा? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता को क्षेत्र, मतलब सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुज आकार है। कौन सा आकार है? त्रिभुज आकार का है, ठीक है। और हड़प्पा रावरी नदी के किनारे स्थित है, मतलब रावरी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक जुर्मा राजधानी है। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुर्मा राजधानी है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया ना आपको? चलिए, ये सब तो डिटेल मैं उसमें बता दूंगा। तो ये सब तो कुछ बेसिक सा चीज़ें थी इसमें जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो वीडियो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो थोड़ा किस पे है, मतलब कि आपको पढ़ के बताएंगे कंप्लीट, और आपको समझना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक मतलब असिस्टेंट की तरफ से ही बताएगा। तो आप उसको देखिए और बताइए कि वीडियो Q1 हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अनस्राइटवर्ड्स डबल एरो हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको सामने रखकर कुछ इतिहासकार अब यह मानने लगे हैं कि अवश्य ही यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है और इसकी संसार को बड़ी देन है। निम्नलिखित क्षेत्रों में सिंधु घाटी के लोगों की उन्नति उनकी श्रेष्ठ सभ्यता का स्पष्ट प्रमाण है। 1. श्रेष्ठतम तथा सुनियोजित नगर, बेस्ट एंड वेल प्लान सिटी। हड़प्पा के नगर का स्थापना ऐसे मनोवैज्ञानिक एवं सुनियोजित ढंग से की गई थी जिसका उदाहरण प्राचीन संसार में कहीं नहीं मिलता।
आज की भांति आवश्यकतानुसार सड़कें व गलियां छोटी और बड़ा नाला प्रकार की बनाई गई थी। डॉक्टर मैके जैसे लोग भी इन नगरों की प्रशंसा किए बिना न रह सके। उनके कथन अनुसार गलियां एवं बाजार इस प्रकार के बनाए गए थे कि अपने आप ही उनको साफ कर दे। 1. श्रेष्ठतम, सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था, बेस्ट एंड वेल प्लान ड्रेनेज। सफाई का जितना ध्यान यहाँ के लोग रखते थे, उतना शायद ही किसी दूसरे देश के लोग रखते होंगे। इतनी पक्की और छोटी छोटी नालियां आजकल भी हमें आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहती। 3. श्रेष्ठतम व निपुण नागरिक प्रबंध, बेस्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट सिविल ऑर्गेनाइजेशन। नगर प्रबंध भी सर्वोत्तम ढंग का था। ऐसा संसार के किसी दूसरे प्राचीन देश में देखने में नहीं आता। स्थान स्थान पर पीने के पानी का विशेष प्रबंध था। गलियों में प्रकाश का भी प्रबंध था। यात्रियों के लिए सराय और धर्मशालाएं बनी हुई थी और नगर की गंदगी को बाहर ले जाकर खायों में डलवा दिया जाता था। वे लोग आधुनिक युग की भांति स्वास्थ्य के नियमों से अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए तो उन्होंने बर्तन बनाने की भट्टी को भी नगर के अंदर नहीं बनने दिया था। 4. सुंदर और उपयोगी कला, आर्ट बोथ विद ब्यूटी एंड यूटिलिटी। यहाँ की कला में विशेष गुण थे, जो अन्य देशों की कला में एक साथ देखने को कम मिलते हैं। इस सभ्यता में बनावटीपन लेश मात्र को भी न था। इसके घरों अथवा भवनों का निर्माण लोगों की उपयोगिता या आराम को ध्यान में रखते हुए हुआ था। उपयोगिता के साथ साथ मकानों में सुंदरता भी थी। मेसोपोटामिया के मकान चाहे अधिक सुंदर व अच्छे हों, परंतु उनमें कृत्रिमता अधिक थी और वे इतने उपयोगी भी नहीं थे। उधर मिस्र में भवन तो अनेक थे, परंतु उनमें कला का अभाव है। Q2. हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे? इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। अनराइटवर्ड्स डबल एरो। एक लंबी अवधि तक इतिहासकारों का मत था कि भारतवर्ष में सभ्यता का प्रारंभ आर्यों के आगमन के बाद हुआ और वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, किंतु सिंधु प्रांत में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त है वे एक नई सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं। उत्खनन से वस्तुओं के अवशेषों से पता चलता है कि आर्यों के आगमन के पहले ही सिंधु घाटी में एक उच्च कोटि की सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। इस सभ्यता के नगर योजना के अनुसार बनाए गए थे। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। लोग बहुदेववादी थे। कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग धंधे जीविका के प्रमुख साधन थे। सामान्यतः 1500 E0 पूर्व में बाढ़, अग्निकांड और बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार क्षेत्र आधुनिक खोजों के आधार पर काफी विस्तृत हो गया है। पश्चिमी पंजाब और सिंध में ये सभ्यता समान रूप से फैली थी। इस सभ्यता का प्रभाव गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों तक था। उत्तर पूर्व में रोपड़ तक इसका प्रभाव था। गंगा की घाटी में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पूर्व में काठियावाड़ से पश्चिम में मकरान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। राजस्थान की कालीबंगा और गुजरात की लोथल नामक जगह एवं उसके आगे तक भी इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसके एक मुख्य केंद्र हड़प्पा के नाम के आधार पर इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय। प्राचीन इतिहास में समय निर्धारण एक जटिल सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी यही बात है। इस सभ्यता की उत्पत्ति कब हुई, इस विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का काल 3250 E0 से 2750 तक माना है। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि यह सभ्यता 2200 1500 तक फलती फूलती रही। गाइन चाइल्ड के अनुसार 3000 के आरंभ ये सभ्यता विकसित हुई होगी। कुछ लोग इसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं समकालीन मानते हैं,
लेकिन अब तिथि निर्धारण के नए तरीके निकाले गए हैं जिनके अनुसार द सभ्यता का काल 2350 पू से 1750 पू तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता। अब इस बात पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि सभ्यता के निर्माता कौन थे। इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों की पार है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता वही आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, परंतु यह मत ठीक नहीं लगता, क्योंकि सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में इतना बड़ा अंतर है कि एक ही लोग इन दोनों के निर्माता नहीं हो सकते। कुछ विद्वानों के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमरियन जाति के थे। एक विद्वान के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता वही असर जिनका वर्णन वेदों में मिलता है। डॉक्टर शून्य राख हालदास बनर्जी के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे, चूंकि दक्षिण भारत में द्रविड़ों के मिट्टी और पत्थर के बर्तन तथा उसके आभूषण सिंधु घाटी के लोगों के बर्तनों तथा आभूषणों से मिलते जुलते हैं, अतएव यह मत अधिक प्रतीत होता है। परंतु खुदाई में जो हड्डियां मिली हैं, वे किसी एक जाति की नहीं हैं, वरन वे विभिन्न जातियों की हैं। अतएव कुछ विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता मिश्रित जाति के थे। यही मत सबसे अधिक ठीक लगता है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप यह सभ्यता प्रस्तर धातुयुगीन सभ्यता थी, क्योंकि उत्खनन से दोनों के अवशेष मिले हैं। खुदाई में साम्राज्य, युद्ध और सैन्य संगठन संबंधी कोई वस्तु नहीं मिली है। अस्त्र शस्त्र का सर्वथा अभाव है। यहाँ तक कि राजाओं के नाम भी नहीं मिलते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सभ्यता शांतिमूलक थी। ये सभ्यता व्यापार प्रधान और शहरी थी। लोग नागरिक जीवन व्यतीत करते थे और प्रत्येक वस्तु को उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे। बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया था। विशाल भवन और स्नानागार उस समय के लोगों के सामूहिक जीवन के द्योतक हैं। अतएव कुछ लोगों का मत है कि यह सभ्यता लोकतंत्रात्मक थी, क्योंकि राजाओं के अस्तित्व का पता नहीं चलता है, परंतु वहां के निवासियों की शांतिमूलकता एवं अपरिवर्तनवादी स्वभाव से इस बात का संकेत मिलता है कि धर्म का प्रभाव राजनीति पर भी था। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। कांस्य सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि तोप के हथियारों एवं अन्य वस्तुओं की बहुतायत थी। पत्थर से भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। बाद में बहुत पैमाने पर कांसे के औजारों और अन्य वस्तुओं का निर्माण होने लगा। कांसे की प्रधानता रहने के कारण ही इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। नागरिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के निवासियों का आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण और स्थानीयकरण पर आधारित था। प्रत्येक व्यवसायी एक ही प्रकार का व्यवसाय करता था और समान व्यवसाय वाले एक ही मोहल्ले में रहते थे। ये सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया था। ये सभ्यता नागरिक भी थी, क्योंकि विशाल नगर, पक्के भवन, सुव्यवस्थित नालियां, सड़क एवं सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण, सुदृढ़ शासन व्यवस्था ये प्रमाणित करते हैं कि साधारण नागरिकों की सुख सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता था। संभवतः समकालीन अन्य सभ्यताओं में नागरिकों की सुख सुविधा पर इतना अधिक ध्यान कहीं नहीं दिया गया था। जनतांत्रिक सभ्यता उत्खनन से प्राप्त विशाल सभा भवन और स्नानागार सिंधुवासियों के सामूहिक जीवन के प्रतीक हैं। सिंध प्रदेश में राजा राजप्रासाद और शाही खजाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। शासन के दो प्रधान केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उत्तरी भाग का शासन हड़प्पा और दक्षिणी भाग का शासन मोहनजोदड़ो से संचालित होता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक हाथाई भी शासन व्यवस्था नियंत्रित थी। औद्योगिक सभ्यता मिशन के निवासियों के आर्थिक जीवन का आधा व्यापार और उद्योग धंधा था। उनका व्यापार दर दर देशों से होता था। अनेक प्रकार उद्योग धंधों का भी विकास हुआ था। आर्थिक जीवन उद्योगीकरण और स्थानीकरण पर आधारित था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंध सभ्यता में श्रम विभाजन और संगठन की भी व्यवस्था था।
एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करता था और एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग एक हाक्षार निवास करते थे। शातिमूलक सभ्यता सिंध सभ्यता के निवासी शांतिप्रिय थे। कवच ढाल, शिरस्त्राण आदि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का अभाव है। उत्खनन से प्राप्त भाला, कुल्हाड़ा, धनुष बाण उनकी सामाजिक प्रवृत्ति के द्योतक नहीं है। इन उपकरणों का प्रयोग आखेट युग में होता था। Q3 हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की चर्चा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। बाढ़ इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के ही किनारे थे, अतः बाढ़ द्वारा इनका पतन हुआ होगा। खुदाई में मिली बालू की मोटी परतें इस मत की पुष्टि करती है। अग्निकांड खुदाई में जली हुई मोटे स्तरों की प्राप्ति से कुछ विद्वान अग्निकांड से इस सभ्यता के पतन की बात करते हैं। बाह्य आर्य आक्रमण खुदाई से प्राप्त नरकंकालों, वेदों में दिस्यों दर्गों के विनाश का वर्णन के आधार पर बाह्य आक्रमण द्वारा पतन के विचार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार गेहूं उत्पादन से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी से भी इस सभ्यता के पतन के विचार को बल मिलता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, नदियों द्वारा मार्ग बदलने, जलप्लावन के सिद्धांत भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। Q4 सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को बतावें। सिंधु सभ्यता करीब 600 वर्षों तक चलती रही। 230-1750 1700 के आसपास इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हुआ। इसके दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय तक नष्ट हो चुके थे। इन जगहों पर नगर निर्माण की व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी। मकान बिना किसी योजना के बनाए जाने लगे। पुराने बड़े मकान खंडहर बन चुके थे। सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। नए प्रकार के मृभान व्यवहार में आने लगे तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सभ्यता अब पतन के मार्ग पर बढ़ चली थी। अन्य केंद्रों पर यह सभा पतनोन्मुख स्वरूप में कुछ और अधिक दिनों तक चली, परंतु इसकी प्राचीन गरिमा नष्ट हो चुकी थी। कुछ विद्वानों की धारणा है कि आर्यों के आक्रमण या विदेशी आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों पर तेज हथियारों के घाव के निशान हैं, जो बाह्य आक्रमण की धारणा की पुष्टि करते हैं। परंतु ये आक्रमणकारी आर्य थे या अन्य कोई बर्बर जाति वाले, यह निश्चित करना कठिन है। इनके आक्रमण से शांतिमय सिंधु सभ्यता को क्षति तो पहुंची, लेकिन सिर्फ इसी के कारण यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई। इस सभ्यता के विनाश के लिए अन्य आंतरिक एवं भौगोलिक कारण भी उत्तरदायी थे। आधुनिक अनुसंधानों से यह बात अब जा रही है कि बाह्य आक्रमण के पूर्व ही आंतरिक कारणों से कुछ नगरों का पतन प्रारंभ था। इसके लिए बहुत अंश तक अग्नि को उत्तरदायी माना जाता है। 1700 के उत्तरी बलूचिस्तान के अनेक स्थलों से भीषण अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं। संभवतः में भी ऐसा अग्निकांड हुआ हो। दूसरी संभावना भीषण बाढ़ की है। मोहनजोदड़ो की बाढ़ द्वारा लाई गई ब्लूही मिट्टी की परतें मिली हैं। चूंकि इस समय के नगर नदियों के हुए थे, इसलिए बाढ़ से उनके नष्ट होने की संभावना है। कुछ विद्वानों का विचार है कि बड़ी महामारी प्लेग या मलेरिया के प्रकोप से भी बहुत अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इससे सभ्यता को आघात पहुंचा। इनके अतिरिक्त नदियों की धारा में परिवर्तन, उनके नगरों में हट जाने के कारण आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंची होगी। इसी प्रकार राजपूताना रेगिस्तान बढ़ते प्रभाव ने सिंधु घाटी की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया, जिसके कारण कृषि एवं आर्थिक आधार को गहरा धक्का लगा। ऐसा भी अनुमान है कि मोहनजोदड़ो के पास हुए विवर्तन हलचलों, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, ने जल का स्तर काफी ऊंचा उठा दिया एवं समस्त सिंध प्रदेश जलाप्लावित हो गई। इन भौगोलिक कारणों के अतिरिक्त आर्थिक कारण भी इस सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार थे। सिंधु सभ्यता का जिन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था, वहां की राजनीतिक स्थिति 1716 शताब्दी में अस्थिर थी। ऐसी स्थिति में व्यापार को धक्का लगा।
जिसने सिंधु सभ्यता के आर्थिक आधार को कमजोर कर दिया। जनसंख्या में वृद्धि, प्राकृतिक साधनों में कमी तथा आर्थिक अस्थिरता भी इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि हड़प्पा संस्कृति के मूलभूत तत्वों में परिवर्तन, इस सभ्यता का बर्बर स्वरूप हो जाना, इसके पतन का एक प्रमुख कारण था। इन अनेक कारणों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया, परंतु ये सभ्यता विलुप्त नहीं हो गई। Q5 गणतंत्र और वर्ण में संबंध स्थापित करें। अनराइटवर्ड्स डबल एरो प्राचीन भारत में सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र और वर्ण में गहरा संबंध था। अर्थशास्त्र पर धर्मसूत्रों में इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित यह व्यवस्था सदैव कारगर नहीं होती थी। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां क्षत्रियों को राज्य करते हुए दिखलाया गया है। उदाहरण के लिए नंदवंशी शूद्र थे, मौर्यों को शूद्र, क्षत्रिय अथवा निम्न कुलोत्पन्न माना गया है। शुंग, सातवाहन ब्राह्मण थे। भारत आने वाले मध्य एशियाई राजाओं को यवन या मलेच्छ माना गया है। अनेक विद्वान गुप्त शासकों को यवन मानते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से क्षत्रिय को ही आदर्श राजा के रूप में मान्यता थी, परंतु व्यवहारिक रूप से किसी भी वर्ग का व्यक्ति शक्ति संसाधन संपन्न होकर राजा बन जा सकता है। Q6 वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? उस काल की सभ्यता का वर्णन करें, अथवा वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन करें, अथवा वैदिक काल के समाज और धर्म पर प्रकाश डालिए। अंशवेद आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। आर्यों की सभ्यता की पूर्ण जानकारी उनके वेदों से होती है। उस काल में आर्यों के प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन बहुत ही उन्नत अवस्था में थे। आर्यों के उस काल के इतिहास को वैदिक काल कहा जाता है। उनके उन्नत जीवन का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। सामाजिक जीवन आर्यों का सामाजिक संगठन मुख्यतः वर्ण व्यवस्था पारा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति श्रम विभाजन के आधार पर हुई। पर उस समय मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मण, युद्ध और राजनीतिक कार्यों के लिए क्षत्रिय, आर्थिक कार्यों के लिए वैश्य और समाज सेवा के लिए शूद्र थे। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तित होना संभव था। वंश परंपरा से इसका कोई संबंध नहीं था। इसमें पारस्परिक खान पान, आदान प्रदान और विवाह आदि होता रहता था। इसमें धीरे धीरे जटिलता आने लगी। इससे सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। सुखी पारिवारिक जीवन आर्यों के सामाजिक संगठन का आधार परिवार था। परिवार का स्वामी परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष होता था। उसे गृहपति कहा जाता था। परिवार के सभी सदस्यों को गृहपति की आज्ञा माननी पड़ती थी। वह भी अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता थी। बच्चों के ऊपर पिता का कठोर नियंत्रण रहता था। उस समय संयुक्त परिवार का प्रथा प्रचलित थी। समाज में नारी का स्थान, आर्यों के सामाजिक जीवन में नारियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे अपने पति के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। उन्हें उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा अपाला आदि महिलाओं की गणना ऋषियों के रूप में होती थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था। विवाह एक पवित्र बंधन समझा जाता था। विवाह के समय देवताओं को साक्षी करके वर कन्या दोनों जीवन भर के साथी बनने को परस्पर प्रतिज्ञा करते थे। इस तरह पारिवारिक जीवन सुखमय था। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। समाज में तलाक की प्रथा प्रचलित नहीं थी। भोजन और वस्त्र आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उनका आहार दूध, घी, फल, मक्खन जैसे पौष्टिक पदार्थ थे। गेहूं और जौ की रोटी तथा शाक भाजी को वे लोग दैनिक भोजन में प्रयोग करते थे। वे मांस खाते थे तथा सोम और सुरा उनके पेय पदार्थ थे। वे लोग ऊनी, सूती और रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वे लोग भड़कीले वस्त्रों का प्रयोग करते थे। धनी लोगों के वस्त्र सोने के तारों से बड़े होते थे।
आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। आर्थिक जीवन। आर्यों के आर्थिक जीवन निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित थे। कृषि। आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। खेती की सभी प्रक्रियाएं जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई जानते थे। इस समय की प्रमुख उपज गेहूं और जौ थी। वे लोग हल और बैलों की सहायता से खेती करते थे। भूमि को उर्वरक बनाने के लिए खाद और सिंचाई का भी प्रयोग करते थे। पशुपालन। कृषि के साथ पशुपालन उनका महत्वपूर्ण रोजगार था। वे लोग गाय को गोधन कहते थे और उनका विशेष महत्व रखते थे। वे गाय, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियां आदि पशु पालते थे। वे जंगली पशुओं जैसे हाथी, सुअर, बारहसिंगा आदि का शिकार भी करते थे। व्यवसाय। आर्य लोग व्यापारियों को पनी कहते थे। उनका समाज में एक वर्ग होता था। जल थल दोनों मार्गों से वे व्यापार करते थे। इस काल में इसका प्रचलन कम था और गाय विनिमय का माध्यम थी। धीरे धीरे लोग निष्क नामक स्वर्ण के आभूषणों को विनिमय के लिए व्यवहृत करने लगे। व्यापारिक संबंध ईरान और बेबीलोनिया से था। भारत से ही पश्चिम एशिया वालों ने कपास की खेती करना सीखा था। गृह उद्योग। आर्य लोग रथ, हल, गाड़ियां आदि बनाते थे। औद्योगिक कलाकारों में बधी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। धातुओं की वस्तुओं का विशेष प्रचलन होने के कारण लोहार और सोनार को भी सम्मानित स्थान प्राप्त था। वस्त्र बुनने के लिए जुलाहे और बुने हुए वस्त्र को र के लिए रंगरेज भी थे। स्त्रियां चटाई आदि बुना करती थीं। चमार चमड़े की वस्तुएं तैयार करता था। धार्मिक जीवन। आर्यों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित बातों का प्रचलन था। बहुदेववाद की प्रथा। आर्य अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऋग्वेद में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख है। सौरमंडल में सूर्य उनके सबसे मूर्तिमान देवता थे। उनकी उपासना वे कई रूपों में करते थे। इनके अतिरिक्त वृष्टि के देवता इंद्र, न्याय के देवता वरुण और अग्नि देवता का विशेष महत्व था। यज्ञ की प्रधानता। आर्यों के जीवन में यज्ञ की प्रधानता थी। वे वर्षा होने और महामारी रोकने के लिए यज्ञ करते थे। वास्तव में उनका जीवन यज्ञमय था। यज्ञ की व्यापकता के उस समय के भारतीय समाज में पुरोहितों और ब्राह्मणों का महत्व अधिक बढ़ गया था। यज्ञों की विधियों को निर्धारित करने के लिए जो ग्रंथ बने, उनका नाम ही उनकी जाति के नाम पर ब्राह्मण पड़ा। नैतिकता पर जोर। वैदिक आर्यों के धार्मिक विचारों पर नैतिकता की स्पष्ट छाप दिला पड़ती है। उनके देवता वरुण नैतिक व्यवस्था द्वारा संसार को चलाते थे। वरुण की प्रशंसा में अनेक ग्रंथ लिखे गए। वरुण प्रत्येक व्यक्ति के पाप पुण्य को देखते थे और अपराधियों को दंड देते, परंतु उनमें क्षमाशीलता भी बहुत थी। वे शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने पर अपराधों को शीघ्र ही माफ कर देते थे, ऐसा विश्वास लोगों का था। राजनैतिक जीवन। राजतंत्र। उस समय शासन व्यवस्था राजतांत्रिक थी, परंतु एकता से सीमित राजतंत्र की प्रथा थी। उस पर धर्म का नियंत्रण रहता था। युद्ध के समय राजा नेता के कार्य और शांति के समय न्याय संबंधी कार्य करता था। नियंत्रण समिति। उस समय राजा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सभा और समिति नामक संस्था थी। इसके सदस्य अविभाजित वर्ग के लोग होते थे। सभा और समिति के वास्तविक स्वरूप के विषय में विद्वानों की धारणाएं भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि